हैदराबाद पहुंचकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कम से कम यहाँ आने से पहले एक बार जया दीदी को अपने आने की सूचना तो दे ही देनी चाहिए थी। एक तो पूरे 8 साल बाद आ रहा था हैदराबाद, और वो भी इस तरह अचानक। पर प्रोग्राम ही इतना जल्दबाजी में तय हुआ कि किसी बात का समय ही नहीं मिला। गाड़ी ने बेगमपेट स्टेशन पार किया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बस अगले 10 मिनट में सिकंदराबाद, उसके बाद जरा ही देर में हैदराबाद का विशाल स्टेशन। बरसों पहले भी मैं इसी तरह हैदराबाद आया करता था। एक तो बैंक में नई नई नौकरी पाने की उमंग, पर इसी के साथ परिवार से दूर हो जाने का दर्द और नई जगह पर अजनबीपन के एहसास से उत्पन्न अनजाना सा भय। ये सभी भावनाएं मिलकर एक विचित्र सी सनसनी पैदा कर रही थी उस समय। आज भी एहसास वही है, पर कारण अलग। पिछली बार की तरह खुशी नौकरी पाने की इतनी नहीं है जितनी अपनी कोमल दीदी और जीजाजी से इतने दिनों बाद मिलने की है। भय भी कि इतने बरसों बाद पूजा मुझे मिलेगी भी या नहीं। मैंने तो लगभग पूजा को भुला ही दिया था। अगर भुला नहीं दिया था तो कम से कम उससे मिलने या उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन 5 साल पहले जब जीजाजी का ट्रांसफर नागपुर से हैदराबाद हुआ तो भावनाओं की बंजर हो चुकी जमीन पर नए अंकुर फूटने लगे थे। मन फिर व्यग्र हो उठा पूजा के बारे में जानने के लिए। ऊपर से तो मैं सामान्य था, पर अंदर ही अंदर यह प्रश्न मुझे मथ रहा था कि पूजा का क्या हुआ होगा। तब यानी 5 साल पहले मैंने हैदराबाद जाने का फैसला कर लिया था ताकि दीदी के पास रहकर पूजा की तलाश कर सकूं। लेकिन माँ ने फिर चुभते हुए स्वर में बुरी तरह मुझे डपट दिया था, हैदराबाद वाली लड़की तो टोना कर गई है, दिल दिमाग से उतरती ही नहीं। अब तो मौका भी मिल गया, बहन के घर रहना भी हो जाएगा और उस जादूगरनी से मेलमिलाप भी होता रहेगा। वैसे माँ दिल की बुरी नहीं है, पर उम्र के इस दौर में उनके विचारों को बदला नहीं जा सकता। वह शुरू से ही पूजा के साथ मेरे विवाह के खिलाफ रही है, इसीलिए कड़वी बातें उनके दिमाग से निकल ही जाती है। पर बात कड़वी है तो चुभती तो है ही। उनकी बातें सुनकर भावनाएं भले ही खत्म न हो, उनका आवेग अवश्य ही खत्म हो गया था। उस दिन से मैंने हैदराबाद जाने का विचार जबरन मन से निकाल ही दिया। यहाँ तक कि दीदी जीजाजी के मकान के गृह प्रवेश पर मेरी उपस्थिति नितांत आवश्यक होने के बावजूद मैंने हैदराबाद जाने से मना कर दिया। माँ भी जोर देती रही, लेकिन मैंने इतनी कठोरता से इनकार कर दिया कि उन्हें फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। गाड़ी अब पुल पर से गुजर रही थी। नीचे हुसैन सागर का अथाह जल था। सिकंदराबाद पीछे छूटने लगा था। मुझे ये बात हमेशा दिलचस्प मालूम होती है कि हुसैन सागर सिकंदराबाद और हैदराबाद को विभाजित करने का काम करता है। इस तरफ सिकंदराबाद, दूसरी ओर हैदराबाद। ठीक उसी तरह माँ भी मेरे और पूजा के बीच आ गई थी, एक अथाह सागर की तरह, और मैं इस सागर को कभी पार नहीं कर सका। माँ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, तू अब बड़ा हो गया है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उस लड़की के साथ ब्याह किया तो अपनी माँ को कभी जिंदा नहीं देख पाएगा। पाएगा पाएगा माँ के स्वर में क्रोध नहीं, निर्विकार भाव था। मैं माँ को अच्छी तरह जानता हूँ, जो कहती है उसे पूरा करना भी जानती है। पापा के असमय देहांत के बाद उन्होंने मेरे और कोमल दीदी के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे पढ़ाने लिखाने से लेकर जया दीदी के विवाह तक कभी एहसास नहीं होने दिया कि पापा नहीं रहे। शायद यही वजह थी कि मैं पूजा के मामले में उनसे बगावत नहीं कर सका। हाँ, इतना जरूर कहा था मैंने, आप भी मुझे सेहरा पहने कभी देख नहीं सकेंगी।
माँ यही समझती रही कि मैं समय के साथ सब कुछ भुलाकर उनकी पसंद के अनुसार विवाह कर लूंगा, पर समय के साथ जहाँ मेरा इरादा मजबूत होता गया, वहीं माँ टूटती सी नजर आई। आखिरकार उन्होंने इतने दिन की छटपटाहट को आंसुओं के सहारे बह जाने दिया और आंसुओं के बीच मुझे पूजा से विवाह करने की इजाजत दे दी। मेरी यादों का सफर बीच में ही रुक गया। एक तेज झटके के साथ यादें भी रुक गई। हैदराबाद आ चुका था। डाइनिंग टेबल पर हम सब जमा थे। सब यानी कोमल दीदी, मैं और जीजाजी। टेबल पर सभी चीजें मेरी पसंद की थी। दीदी को इतने सालों बाद भी मेरी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान था, पर मेरा ध्यान खाने पर नहीं था। दीदी चुपचाप सब्जी कटोरी में डाल रही थी। जीजाजी चुप थे। मुझे राहुल को फोन करना है, मैंने चम्मच हाथ में लेकर खाने पर नजर गड़ाए हुए कहा। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैंने फिर कहा, मेरा दोस्त है, उसे फोन करके यही बुला लेता हूँ, शायद पूजा के बारे में कोई जानकारी हो उसे। पहले चुपचाप बैठकर खाना खा, दीदी ने दही बड़े का डोंगा मेरी तरफ खिसकाते हुए अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। जब तक खाना खाकर तू पूरी तरह सेटल नहीं हो जाता, तब तक इधर उधर की कोई बात नहीं। फिर जीजाजी की तरफ देखकर बोली, एक तो इतने सालों के बाद बहन के घर आया है, तब से सिर्फ उस लड़की का नाम रटे जा रहा है। इसकी भी तो सोचो। जीजाजी पराठे का कौर मुंह में डालते हुए बोले, आखिर पूजा की खातिर इसने अब तक विवाह नहीं किया। सासू माँ ने भी तो इजाजत देने में 8 साल लगा दिए। जीजाजी का स्वर कुछ शिकायती सा हो गया था। अरे ये भी तो कमक्ल है, कर लेता किसी दूसरी लड़की से शादी, अकेली पूजा ही तो नहीं है दुनिया में, दीदी ने जीजाजी से सफाई देते हुए कहा। फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोली, और तू क्या समझता है? पूजा ने अब तक शादी नहीं की होगी, बैठी होगी तेरे इंतजार में अब तक। अरे लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता। दीदी की सांसों की गति तेज हो गई थी। अगर मुझे यह भी पता चल जाए कि पूजा किसी से विवाह करके सुख से रह रही है, तो भी मुझे संतोष मिल जाएगा, मैंने धीमे स्वर में कहा तो दीदी की भुनभुनाहट शुरू हो गई। अच्छा बाबा, जाकर पहले फोन कर ही ले, खाने पीने में क्या रखा है? इतनी जल्दी जल्दी इसकी पसंद की सारी चीजें बनाई, सारी व्यर्थ। मैं ड्राइंग रूम में आ गया और बैंक वालों से संपर्क स्थापित करके राहुल को फोन मिला दिया। राहुल की स्मृति इतने वर्षों बाद भी जरा धुंधली नहीं हुई थी। हैदराबाद के अकेलेपन में वही तो मेरा साथी था। उसके सानिध्य में बिताए सुखद दिनों को तो भुलाया नहीं जा सकता। मेरी कोई बात उससे छिपी नहीं थी। पूजा और मेरे बारे में भी उसे सब मालूम था। उसे जब पता चला कि माँ मेरे और पूजा के विवाह के खिलाफ है, तो उसने मुझे सलाह दी थी कि मैं पूजा से विवाह कर लूं। विवाह हो जाने के बाद पूजा अपने मधुर स्वभाव से माँ का दिल जीत लेगी। पर वैसा कुछ मैं नहीं कर सका और बैंक की नौकरी छोड़कर नागपुर चला आया। अगले दिन खाने की टेबल पर मैं और राहुल आमने सामने बैठे थे। राघव बैंक से निकलकर सीधे हमारे घर आ गया था। इतने दिनों बाद हम दोनों दो बिछड़े हुए भाइयों की तरह मिले। दोनों की आंखें नम थी। राहुल मेरे 8 वर्ष के अज्ञातवास के कारण बहुत दुखी था। उसे यह भी पता नहीं था कि मेरी कोमल दीदी हैदराबाद में रहती है। उसे पता होता भी कैसे, मैंने हैदराबाद से सारे संपर्क तोड़ जो दिए थे। मैं राहुल से जल्द सब कुछ जान लेना चाहता था। 8 वर्षों के अंतराल को मात्र कुछ पलों में समेट लेना चाहता था। उसकी बताई बातों में 2 ही बातें महत्वपूर्ण थी। एक, उसकी माँ का देहावसान हो गया था। दूसरे, उसने विवाह कर लिया था और अब वो एक बच्चे का बाप था।
इस सब के बाद बिना किसी भूमिका के मैंने पूजा के बारे में पूछा। राहुल के हाथ का कौर उसके हाथ में ही रह गया, तो तू उसे भूला नहीं अब तक? उसकी तलाश में ही तो मैं यहाँ तक आया हूँ यार। तुझे उसके बारे में कोई जानकारी हो तो बता, बेहद उम्मीद भरे स्वर में मैंने उससे पूछा। राहुल की आंखों में बेचारगी इस बात की गवाही दे रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। मेरा स्वर सर्द हो गया। दोस्त बना फिरता है तू मेरा, तुझे तो पता था कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। तेरा फर्ज बनता था कि कभी कभार पूजा का दुखद तकलीफ पूछ ले, मुट्ठियां भिंच गई थी मेरी। और तेरा क्या फर्ज बनता था? राहुल का स्वर भी अब हल्का तल्ख हो गया। तूने 8 साल में एक बार भी पूजा की खोज खबर ली? स्वीट डिश खाते समय मैंने महसूस किया कि भोजन में हर चीज स्वाधीन हो गई है। ठीक है यार, कुछ निश्चय कर, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से खाना खत्म कर और पूजा को ढूंढने में मेरी मदद कर। कल से बैंक से भी कुछ दिन की छुट्टी ले ले तू। राहुल ने असहाय भाव से कंधे उचकाए। तेरी बात समझ में ही नहीं आती। रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है? चल भाई तेरी मर्जी। 7 दिन बीत गए। मेरी तलाश विफल रही। मैंने नागपुर वापस लौटने का फैसला कर लिया। राहुल मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन जा ही रहा था, इसलिए मैंने दीदी और जीजाजी को रोक दिया। विदा होते समय दीदी ने मुझे कस कर भींच लिया। अब तू किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले बेटा। दीदी को जब भी मुझ पर तरस आता है तो वह मुझे बेटा कहकर पुकारती है। दीदी ने लगे हाथ आगे का प्लान भी बता दिया। देख, मैंने देवरानी की बहन को देखा है। तेरे लिए उससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। तू हाँ कर तो बात चलाई जाए। पर दीदी, अगर कहीं पूजा किसी जगह मेरा इंतजार करती मिल गई तो? मेरा स्वर सर्द हो उठा। मैंने दीदी और जीजाजी का आशीर्वाद लिया और राहुल के साथ स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर हम दोनों ने कोई बात नहीं की। डब्बा बिल्कुल खाली था। गाड़ी चलने में कुछ ही मिनट शेष थे। राहुल अचानक मेरे पास सरक आया। उसकी आंखों में विचित्र से भाव थे। सुन यार, तू पूजा के लिए ज्यादा परेशान न हो। मैंने गलत कहा था कि मैं पूजा के विषय में कुछ नहीं जानता। तुझे दुख होगा इसलिए। क्या जानता है तू उसके बारे में? मैंने हैरानी से पूछा। यही कि पूजा का विवाह हो चुका है और वो एक बच्चे की माँ है। कहाँ रहती है? कुशल से तो है। किससे विवाह किया उसने? मैंने एक साथ न जाने कितने सवाल पूछ डाले। यही हैदराबाद में। राहुल का स्वर रहस्यमय हो चला था। और जिससे उसने विवाह किया वो तेरे सामने खड़ा है। जैसे कोई कांटा मेरे हलक में आकर फंस गया। पूजा और तू? उसने हमेशा तेरी राह देखी, राहुल ने कठिन स्वर में कहा, पर वह दिनोंदिन टूटती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। अपनी माँ की मौत के बाद तो वह बिखर ही गई। इस भरे संसार में कोई भी नहीं था उसका। उसे सहारे की जरूरत थी। अगर मैं उसे सहारा न देता तो पता नहीं क्या होता। विश्वास कर, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं किया। मैं अवाक पलके झपकाए बिना राहुल को देख रहा था। राहुल निरंतर मशीनी अंदाज में बोलता जा रहा था। दरअसल पूजा मुझमें भी हमेशा तुझे ही तलाशती रहती। उसने मुझे मन से कभी नहीं अपनाया। हमारे बेटे के जन्म के बाद उसकी तलाश खत्म हुई। राहुल अपना पक्ष रखते हुए लगातार बोले जा रहा था। अगर मैं तुझे पूजा के विषय में पहले बता देता तो तू जरूर उससे मिलता। मैं डर गया था। अपने लिए नहीं, पूजा के लिए। तुझसे मिलकर पता नहीं उस पर क्या असर होता। तू समझ रहा है न मेरी बात? मैंने राहुल का हाथ अपने हाथ में ले लिया
तूने तो बरसों से मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया यार। तुझसे अच्छा जीवन साथी उसे और कौन मिलता। मैं तो तेरा एहसानमंद हूँ। बमुश्किल इतना ही कह सका मैं। गाड़ी ने सीटी बजा दी और स्टेशन से सरकने लगी। रफ्तार पकड़ने से पहले राहुल गाड़ी से उतर चुका था। नागपुर पहुंचने से पहले ही मैंने दीदी को फोन मिला दिया, यह कहने के लिए कि अपनी देवरानी की बहन से शादी की बात चला ले। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यार हूँ, यार हूँ, यार हूँ, यार हूँ।